हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्य सागर स्टोरीज पर। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे नए चैनल जिसका नाम है स्टोरी फ्लेम हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि जब एक चैनल है तो दूसरा चैनल किस लिए? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल पर तो आपको ट्रेडिशनल स्टोरीज देखने को मिलती है, जैसे कि राजा रानी की कहानियाँ, ऋषि मुनि की कहानियाँ। पर जो हमारा नया चैनल है स्टोरी फ्लेम हिंदी, उस पर आपको मॉडर्न स्टोरीज देखने को मिलेंगी, जैसे कि पति पत्नी की कहानी, सास बहू की कहानी, लव स्टोरीज। तो इस तरह की नई कहानियाँ देखने के लिए आप YouTube पर सर्च कीजिए स्टोरी फ्लेम हिंदी और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए जमाने की नई कहानियों को एंजॉय कीजिए। सो फ्रेंड्स, आई रियली नीड योर सपोर्ट। सो भूलिएगा नहीं स्टोरी फ्लेम हिंदी और इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। करुणानगर के राजा जयदीप के 3 पुत्र थे, विजयदीप, अभयदीप और अजयदीप। विजयदीप और अभयदीप विलासी प्रवृत्ति के थे। वे हर समय राग रंग में डूबे रहते थे। तीसरा पुत्र अजयदीप भी निकम्मा था। वह रथ में बैठकर सारा दिन व्यर्थ ही नगर में घूमता रहता था, लेकिन शाम होने पर मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना उसका नित्य प्रतिदिन का शौक था। राजा जयदीप अपने बेटों का निकम्मापन देखकर बहुत दुखी रहता था। एक दिन जब वह इसी प्रकार उदास बैठा था तो राजकीय उद्यान का मालिक बदहवास सा उसके पास आया और कहने लगा, महाराज, गजब हो गया। कल रात से राजकीय उद्यान में लगे आम के 4 पेड़ गायब हैं। क्या कह रहे हो माली? भला इतने बड़े आम के पेड़ों को कोई उखाड़कर कैसे ले जा सकता है? मैं ठीक कह रहा हूँ महाराज, उद्यान में आम के 4 पेड़ गायब हैं। चलो हम स्वयं उद्यान में चलकर देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। चलिए महाराज। माली के साथ जयदीप महाराज आम के बाग में पहुँचे। राजा जयदीप ने माली से कहा, माली, कल रात जो पहरेदार राज उद्यान में पहरा दे रहे थे, जरा उन्हें बुलाओ। जो आज्ञा महाराज, कहकर माली पहरेदारों को बुलाने चला गया। कुछ ही देर पश्चात वे पहरेदार राजा के सामने उपस्थित थे। राजा ने उनसे पूछा, तुम लोगों के पहरा देते हुए भी राज उद्यान से आम के 4 पेड़ कैसे चोरी हो गए? राजा जयदीप की बात सुनकर पहरेदारों की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। वे भय से कांपने लगे। तब एक पहरेदार ने हिम्मत करके कहा, महाराज, कल आधी रात होने तक तो हम सभी पहरेदार उद्यान में ठीक प्रकार से पहरा देते रहे, लेकिन आधी रात के पश्चात उद्यान में न जाने कैसी विचित्र सुगंध चली कि हम सभी पहरेदार एकदम से बेहोश हो गए। जब हमारी बेहोशी टूटी तो सवेरा हो चुका था और हम लोगों की बेहोशी का फायदा उठाकर चोर आम के 4 पेड़ उखाड़ कर ले गए थे। यह तो तुमने बड़ी अजीब बात बताई है पहरेदारों। महाराज, मैंने आपको जो कुछ भी बताया है बिल्कुल सच बताया है। यह सुनकर जयदीप सोच में पड़ गया। फिर जयदीप ने उसी समय पहरेदारों को कड़ा निर्देश दिया, आज की रात तुम लोगों को पूरी तरह चौकन्ना होकर उद्यान में पहरा देना है और चोर का पता लगाना है। जी महाराज। यह निर्देश देकर राजा जयदीप उद्यान से चला आया। दूसरे दिन सुबह माली फिर दौड़ा दौड़ा राजा जयदीप के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज, आज की रात फिर चोर अपना काम कर गए हैं। क्या? हाँ महाराज, आज वे सेब के 4 पेड़ उखाड़कर ले गए हैं, लेकिन हम तो पहरेदारों को चौकन्ने होने का सख्त निर्देश देकर आए थे। उन लोगों के होते हुए आज फिर कैसे चोरी हो गई? महाराज, पहरेदार तो पूरी मुस्तैदी के साथ उद्यान में पहरा दे रहे थे, लेकिन आधी रात के पश्चात आज भी विचित्र प्रकार की सुगंध चली, जिससे सारे पहरेदार पुनः बेहोश हो गए और वे चोर
फिर चोरी करने में सफल हो गए। ओह, ये कैसे चोर हैं जो इस प्रकार पहरेदारों को नींद में सुलाकर चोरी करते हैं। यदि उद्यान से इसी प्रकार पेड़ों की चोरी होती रही तो शीघ्र ही हमारा हरा भरा बाग उजड़कर रह जाएगा। इसके बाद तो राजा जयदीप ने कितने ही चुस्त व सजग पहरेदार राज उद्यान की पहरेदारी के लिए नियुक्त किए, लेकिन चोरों को पकड़ने और पेड़ों की चोरी को रोकने में कोई भी सफल ना हो पाया। आधी रात होते ही विचित्र सुगंध चलती और पहरेदार बेसुध होकर सो जाते। उनकी बेहोशी तब टूटती जब चोर चोरी करके चले जाते। यह देखकर राजा जयदीप परेशान हो उठा और सोचने लगा, हमारे राजमहल का राज उद्यान आसपास के राजा महाराजाओं के राज उद्यानों से सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अगर यही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे राज उद्यान में उल्लू बोला करेंगे। यह सोचकर राजा सिहर उठा। नहीं नहीं, हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। हम सब कुछ लुटा देंगे, लेकिन राज उद्यान को इस प्रकार उजड़ने नहीं देंगे। अतः राजा जयदीप ने अपने राज्य में घोषणा करवाई, जो भी व्यक्ति राज उद्यान के पेड़ों के चोरों को पकड़ेगा उसे राजा जयदीप अपना सारा राजपाट सौंप देंगे। यह घोषणा सुनकर लोग आपस में कहने लगे, लगता है महाराज जयदीप सटिया गए हैं, तभी तो पेड़ के चोरों को पकड़ने के बदले में अपना राजपाट भी छोड़ने को तैयार हैं। जब इतने पहरेदार उस चोर को नहीं पकड़ पाए तो भला राज्य के सीधे साधे नागरिक उन्हें कैसे पकड़ सकते हैं। इस घोषणा को सुनकर विजयदीप और अभयदीप भी परेशान हो उठे। वे दोनों भाई आपस में कहने लगे, विजयदीप भैया, सुना तुमने? पिताजी महाराज राज उद्यान के पेड़ों के चोरों को पकड़ने वाले को करुणानगर का राजपाट सौंप देंगे। अभयदीप, सुना तो हमने भी है, लेकिन हम इसमें कर क्या सकते हैं? विजयदीप भैया, अगर कोई बाहर का आदमी चोर को पकड़ने में सफल हो गया तो हम लोगों की बड़ी फजीयत हो जाएगी। वे करुणानगर का राजा बन बैठेगा और हम कहीं के नहीं रहेंगे। इससे बेहतर तो यही होगा कि हम दोनों राज उद्यान की पहरेदारी का भार अपने ऊपर ले लें। क्या पता हम ही चोर को पकड़ लें। अभयदीप, कह तो तुम ठीक ही रहे हो। हम लोग पिताजी महाराज के पास चलकर इस बारे में बात करते हैं। चलो भैया। उसी समय दोनों भाई राजा जयदीप के पास पहुँचे। उन्हें देखकर राजा कहने लगे, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? पिताजी महाराज, हम लोगों के होते हुए आपने राज्य में इस प्रकार की घोषणा क्यों करवाई कि जो भी राज उद्यान के पेड़ों के चोरों को पकड़ेगा उसे करुणानगर का राजपाट सौंप दिया जाएगा। पिताजी महाराज, क्या हम मर गए हैं जो आप उद्यान की चौकसी का भार बाहर के लोगों पर डालना चाहते हो? पिताजी महाराज, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आज की रात हम पेड़ के चोरों को पकड़ कर ही रहेंगे। विजयदीप, तुम्हारे मुंह से इस प्रकार की बहादुरी की बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। यह सुनकर विजयदीप झुंझला उठा और कहने लगा, पिताजी महाराज, आप हमें एक मौका देकर तो देखिए। ठीक है, यदि ऐसी बात है तो हम तुम दोनों पर राज उद्यान की पहरेदारी का भार छोड़ते हैं, लेकिन एक बात याद रखो, यदि तुम दोनों पेड़ों के चोरों को पकड़ने में असफल रहे तो तुम्हें करुणानगर छोड़कर दूसरे राज्य में चले जाना होगा और जीवन भर हमें मुंह नहीं दिखाना होगा। ऐसा कदापि नहीं होगा पिताजी महाराज। उसी रात विजयदीप और अभयदीप दोनों अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर राज उद्यान में पहरेदारी करने पहुँचे। वे उद्यान में बैठकर आपस में बातचीत करने लगे। विजयदीप भैया, यदि हम दोनों ने पेड़ के चोरों को पकड़ लिया तो उस अवस्था में हम दोनों में से इस देश का राजा कौन बनेगा, तुम या मैं? अभयदीप, राजा तो मैं ही बनूंगा क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ, पर तुम ये सुनकर निराश ना होना, मैं राजा बनते ही तुम्हें
अपना प्रधानमंत्री बना लूंगा। तब मेरे बाद तुम ही राज्य के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होगे। ठीक है भैया, मैं प्रधानमंत्री बनकर ही संतोष कर लूंगा। आधी रात होने पर विजयदीप कहने लगा, अभयदीप, अचानक ही न जाने ये कैसी हवा चल पड़ी है। नींद के मारे मेरी तो आंखें मूंदी जा रही है। भैया, मेरा भी तुम्हारे जैसा ही हाल हो रहा है। लाख चाहकर भी मैं अपनी आंखें पूरी तरह नहीं खोल पा रहा हूँ। अगले ही पल दोनों भाई बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और सुबह होने पर ही उन दोनों की बेहोशी टूटी। विजयदीप कहने लगा, ओ, हमारे आसपास के पेड़ तो गायब हैं। इसका मतलब है रात को चोर अपना काम कर चुके हैं। हाँ भैया, यह तो साफ दिखाई दे रहा है। अब क्या होगा? होगा क्या? समझो करुणानगर की राजगद्दी हमारे हाथ से चली गई। ओ, यह तो बहुत बुरा हुआ। वे दोनों मुंह लटकाकर राजा जयदीप के सामने पहुँचे। उनकी सारी बात जानकर राजा कहने लगा, निकम्मो, मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अतः दोनों भाई सिर झुकाकर कक्ष से बाहर चले गए। दूसरी ओर दिन भर घूमने के बाद जयदीप का सबसे छोटा बेटा अजयदीप आटे की गोलियां लेकर नदी के किनारे पहुंचा। किनारे पर बैठकर वह मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने लगा। तभी एक बड़ी मछली पानी के ऊपर आई और अजयदीप से कहने लगी, राजकुमार अजयदीप, मैं मछलियों की रानी हूँ। तुम बहुत समय से हमें आटे की गोलियां खिलाते आए हो। इससे मैं बहुत खुश हूँ और खुश होकर आज तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। अजयदीप बोला, मछलियों की रानी, तुम भला मुझे क्या दे सकती हो? राजकुमार, मैं तुम्हें इस देश का राजा बना सकती हूँ। अच्छा, हाँ राजकुमार, सुनो, इन दिनों तुम्हारे उद्यान के पेड़ बहुत चोरी हो रहे हैं। क्या तुम जानते हो उन्हें कौन चुराता है? नहीं? तो सुनो, पाताल लोक के राजा के आदेश पर उनके सेवक रात को राजकीय उद्यान से विभिन्न फलों के पेड़ उखाड़कर पाताल लोक ले जाते हैं। अच्छा, लेकिन पाताल लोक के सेवक फलों के पेड़ राजकीय उद्यान से उखाड़कर पाताल लोक क्यों ले जाते हैं? इसकी भी एक बड़ी मजेदार कहानी है। करीब 1 महीने पहले एक रात को पाताल लोक का राजा पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के लिए पृथ्वी पर आया था। तभी पृथ्वी पर घूमते हुए उनकी दृष्टि करुणानगर के राजकीय उद्यान में लगे फलों के पेड़ों पर पड़ी। पहरेदारों की नजर बचाकर उन्होंने राजकीय उद्यान में घुसकर पेड़ों से तोड़ तोड़ कर फल खाए। इतने स्वादिष्ट फल उन्होंने पहले कभी नहीं खाए थे, इसलिए वे राजकीय उद्यान के पेड़ों पर मोहित हो गए। और क्योंकि वे फल खाने प्रतिदिन तो पृथ्वी पर आ नहीं सकते थे, इसलिए पाताल लोक जाकर उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया कि एक एक करके करुणानगर के राज उद्यान में लगे सारे फलों के पेड़ों को पाताल लोक में लाकर लगा दिया जाए। ओ, तो चोर पाताल लोक से आते हैं? हाँ राजकुमार, रात को जैसे ही पाताल लोक के सेवक राज उद्यान में उतरते हैं, वातावरण में एक विचित्र प्रकार की नशीली सुगंध फैल जाती है, जिसके असर से पहरे पर नियुक्त पहरेदार तुरंत ही बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। तब पाताल लोक के सेवक पेड़ उखाड़कर पाताल लोक में चले जाते हैं। मछली रानी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुम मुझे ये सब बातें क्यों बता रही हो? क्योंकि आज रात को तुम्हें ही पाताल लोक के सेवकों को पकड़ना है। मैं भला उन्हें कैसे पकड़ सकता हूँ? अजयदीप, तुम कुछ देर यहीं किनारे पर ठहरो, मैं नदी के तलहटी में जाकर तुम्हारे लिए कुछ चीजें लाती हूँ। उन चीजों को पास में रखकर तुम आसानी से पेड़ों के चोरों को पकड़ सकते हो। इतना कहकर मछली रानी ने पानी में डुबकी लगा दी। कुछ देर बाद वे पुनः पानी के बाहर आई और अपने मुंह में दबी हुई वस्तुएं
उसने जमीन पर उगल दी। राजकुमार, इस माला को तुम गले में पहन लो और जमीन पर पड़ी मणि को उठा लो। ये कैसी माला है मछली रानी, और ये मणि मेरे किस काम आएगी? राजकुमार, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस माला को गले में पहनकर तुम रात को राजकीय उद्यान में पहरा देने जाना। इस माला के प्रभाव से तुम पर नशीली सुगंध का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसके कारण तुम बेहोश नहीं होगे। अब मणि के बारे में जान लो। जैसे ही पाताल लोक के सेवक पेड़ उखाड़ने के लिए उद्यान में पहुँचेंगे, तुम जेब में से मणि निकाल कर उनकी ओर कर देना। तुम्हारे ऐसा करते ही पाताल लोक के सेवक जहाँ के तहाँ पृथ्वी पर चिपक जाएंगे। इस प्रकार तुम बड़ी आसानी से पाताल लोक के सेवकों को पकड़कर करुणानगर के राजा बन सकते हो। मछली रानी, तुमने तो मुझे बड़ी अद्भुत चीजें दी है। तब मछली ने अपना मुंह खोलकर एक अंगूठी को किनारे पर गिरा दिया और कहने लगी, राजकुमार, इस अंगूठी को पहनते ही तुम्हारा निकम्मापन दूर हो जाएगा और तुम सजग व चुस्त व्यक्ति बन जाओगे। अजय दीप ने तुरंत ही अंगूठी पहन ली। अंगूठी पहनते ही अजय दीप कहने लगा, मछली रानी, तुमसे बात करने में मैंने बहुत समय लगा दिया है। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। रात होने में कुछ ही देर बाकी है और रात होने से पहले ही मुझे पिताजी महाराज के पास जाकर इस बात की आज्ञा लेनी है कि आज की रात राजकीय उद्यान में पहरा मैं ही दूंगा। शाबाश राजकुमार, देखा अंगूठी का प्रभाव? इसे पहनते ही तुम्हारा निकम्मापन समाप्त हो गया और तुम राजकीय उद्यान में पहरा देने के लिए तैयार हो गए। मछली रानी, मैं तुम्हारा बड़ा शुक्रगुजार हूँ। तुमने मुझे तीनों बड़ी ही अनमोल वस्तुएं दी हैं। उसके बाद अजय दीप मछली रानी से आज्ञा लेकर महल की ओर चल पड़ा। महल में पहुंचकर वह सीधा राजा जयदीप के पास पहुंचा। उसे देखकर महाराज कहने लगे, आओ राजकुमार अजय दीप, क्या मछलियों को आटे की गोलियां खिलाकर आ गए हो? जी पिताजी महाराज। तो जाओ, जाकर अपने शयन कक्ष में विश्राम करो, तुम बहुत थक गए होगे। पिताजी महाराज, मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज रहते हैं, क्योंकि मैंने आज तक कार्य ही ऐसे किए हैं, पर आज से मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे आपको मेरे कारण कष्ट हो। ओह, आज तो तुम बड़ी बदली बदली बातें कर रहे हो। अच्छा, यह बताओ, इस समय तुम मेरे पास क्यों आए हो? पिताजी महाराज, मैं आपको यह बताने आया हूँ कि आज की रात मैं राजकीय उद्यान में पहरा दूंगा और चोरों का पता लगाकर रहूंगा। ओह, तो यह बात है। तुम्हारे दोनों भाइयों ने तो चोरों का पता लगा लिया, अब तुम चोरों का पता लगाओगे। पिताजी महाराज, दोनों भाइयों ने बेशक चोरों का पता ना लगाया हो, लेकिन आज मैं उन चोरों को पकड़ कर ही रहूंगा। बस आप मुझे उद्यान में पहरा देने की अनुमति दे दें। ठीक है, तुम भी अपनी कोशिश करके देख लो। रात होते ही अजय दीप ने जादुई माला गले में पहनी और मणि को जेब में रखकर उद्यान में जा पहुंचा। आज पाताल लोक के सेवकों की खैर नहीं, देखता हूँ आज भी बचकर कहाँ से जाते हैं। फिर अजय दीप पहरा देते हुए उद्यान में घूमने लगा। आधी रात होने पर अजय दीप को घोड़े के टापों की आवाज सुनाई देने लगी। वह सोचने लगा, ऐसा लगता है जैसे घोड़े चले आ रहे हों। कुछ देर बाद चारों घुड़सवार राजकीय उद्यान में पहुंच गए। अगले ही पल वे चारों घुड़सवार आपस में कहने लगे, जल्दी से एक एक पेड़ उखाड़ कर ले चलो। लेकिन इससे पहले कि पाताल लोक के सेवक आगे बढ़कर पेड़ उखाड़ते, अजय दीप ने जेब में से मणि निकाली और पाताल लोक के सेवकों की ओर कर दी। इधर जब सेवक पेड़ की ओर बढ़ना चाह रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके कदम तो जमीन से चिपके हुए थे। अरे यह क्या, हमारे कदम जमीन से क्यों चिपके हुए हैं? तभी झाड़ी के पीछे से निकलकर अजय दीप
चारों घुड़सवार के पास पहुंचा और कहने लगा, तो तुम हो वो 4 चोर जो प्रतिदिन हमारे उद्यान के पेड़ उखाड़ कर ले जाते थे। आज देखता हूँ तुम लोग पेड़ उखाड़ने में कैसे सफल होते हैं। यह सुनकर एक घुड़सवार ने विनय पूर्वक उससे कहा, राजकुमार, इस मणि को अपनी जेब में रख लो। इसके कारण हम पृथ्वी से चिपक कर रह गए हैं। नहीं, मैं मणि को जेब में नहीं रखूंगा। राजकुमार, हमारी बात मान लो, यकीन करो, आज के बाद हम भूलकर भी तुम्हारे उद्यान में पेड़ चोरी करने नहीं आएंगे। तब अजय दीप ने मणि को जेब में रख लिया। ऐसा करते ही घुड़सवारों व घोड़ों के पैर पृथ्वी से अलग हो गए। उसके बाद घुड़सवार अजय दीप से बोले, अजय दीप, अपने दोनों भाइयों से सावधान रहना, वे दोनों बहुत दुष्ट हैं। घुड़सवार, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो सुनो राजकुमार, यह तो तुम जानते ही हो कि राजा जयदीप ने घोषणा की है कि जो भी उद्यान के पेड़ चोरी करने वालों को पकड़ाएगा उसे करुणानगर का राजा बना दिया जाएगा। और तुम इस कार्य में सफलता पा ही चुके हो, इसलिए राजा जयदीप तुम्हें ही करुणानगर का राजा बनाएंगे। तुम्हारी इस सफलता से चिढ़कर तुम्हारे दोनों भाई षड्यंत्र करके कुछ दिनों के लिए तुम्हें राज्य से बाहर भेज देंगे और तुम्हारे पीछे से महाराज जयदीप और महारानी हीरावती को कैद में डालकर स्वयं राज सत्ता को अपने अधिकार में ले लेंगे। ओह, तुम मेरे भाई इतनी दुष्टता पर भी उतर सकते हैं। मैं उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज ही यहाँ से जाकर उन्हें मौत के घाट उतार दूंगा। राजकुमार, इतने उतावले ना बने। विजय दीप और अभय दीप एक दिन मरेंगे अवश्य, लेकिन अभी नहीं। उन्हें अपनी चाल चलने दो। समय आने पर तुम ही अपने हाथों से उन्हें मौत के घाट उतारोगे। ऐसी बात है तो मैं उन्हें अभी नहीं मारूंगा। तब घुड़सवारों ने एक विशालकाय जानवर का निर्माण किया और कहने लगे, राजकुमार, हम तो अभी घोड़ों पर सवार होकर पाताल लोक चले जाएंगे। तुम इस जानवर को पेड़ से बांध देना और राजा जयदीप के पास जाकर कहना कि यही जानवर पेड़ उखाड़ कर ले जाता था। इस प्रकार तुम्हारी बात भी रह जाएगी और हम भी यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। अजय दीप ने तत्काल ही उस विचित्र जानवर को जंजीरों से जकड़ दिया। उसके बाद पाताल लोक के सेवकों ने अजय दीप को एक चमत्कारी तलवार देते हुए कहा, लो अजय दीप, ये चमत्कारी तलवार रख लो। इस तलवार को हमेशा अपने साथ ही रखना। इस तलवार के एक ही वार से तुम्हारे दुश्मन का काम तमाम हो जाएगा। याद रखना, इसका वार कभी भी खाली नहीं जाता है। अच्छा राजकुमार, अब हमें आज्ञा दो। अगले ही पल चारों घुड़सवार घोड़ों पर सवार हो पाताल लोक की तरफ चल पड़े। जब वे आंखों से ओझल हो गए तो अजय दीप महल में लौट आया। सुबह सुबह ही वह राजा जयदीप को साथ लेकर उद्यान में पहुंचा और कहने लगा, महाराज, यही है पेड़ों का चोर। यही उद्यान से पेड़ उखाड़ कर ले जाता था। अच्छा, तो यही है वे चोर। राजा जयदीप ने अजय दीप को छाती से लगा लिया और कहने लगा, बेटा अजय दीप, मैं तो तुम्हें निकम्मा समझता था, लेकिन तुम तो बड़े काम के निकले। पिताजी महाराज, यह सब आपके ही आशीर्वाद का फल है। उसी दिन राजा जयदीप ने दरबार में घोषणा की, प्रजावासियों, हम घोषणा करते हैं कि हमारे बाद राजकुमार अजय दीप इस राज्य के नए राजा बनेंगे। यह घोषणा सुनकर विजय दीप और अभय दीप जल भुन गए। अभय दीप कहने लगा, विजय दीप भैया, यह तो हमारे लिए बड़ी डूब मरने वाली बात है, जो हमारे होते हुए छोटे भाई अजय दीप को करुणानगर का राजा बनाया जाएगा। अभय दीप, तुम सही कह रहे हो। वक्त इस समय पूरी तरह से अजय दीप पर मेहरबान है, पर मैं भी कम नहीं हूँ। मैं वह सांप हूँ जिसका कांटा पानी भी नहीं मांगता। यह तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि करुणानगर का राजा अजय दीप बनेगा या मैं। इस घटना के कुछ ही दिन बाद की बात है। विजय दीप और अभय दीप
अजय दीप के पास पहुँचे और कहने लगे, करुणानगर राज्य के भावी महाराज को मेरा प्रणाम। बड़े भैया, ऐसा कहकर आप मेरा मजाक न उड़ाएं। अरे, इसमें मजाक उड़ाने वाली क्या बात है। एक दिन तो तुम करुणानगर के राजा बनने ही वाले हो, इसलिए तुम्हें अभी से राजाओं वाले कार्य करने चाहिए। आपके कहने का क्या तात्पर्य है बड़े भैया? तो सुनो, जीतपुर की राजकुमारी कामाक्षी का स्वयंवर है और हमने सुना है कि राजकुमारी कामाक्षी बहुत ही सुंदर है। हम चाहते हैं कि तुम भी स्वयंवर में जाकर भाग लो और राजकुमारी कामाक्षी को अपनी रानी बनाकर लाओ। ठीक है भैया, अगर आपकी ये इच्छा है तो इसे मैं अवश्य पूरा करूँगा। इसके बाद राजकुमार अजय दीप वहाँ से सीधा जीतपुर के लिए निकल पड़ा, जहाँ पर राजकुमारी कामाक्षी का स्वयंवर होने वाला था। राजकुमार अजय दीप के वहाँ पहुँचने से पहले ही उसकी बहादुरी भरे कारनामों की खबर वहाँ पहुँच चुकी थी कि किस तरह से उसने एक भयंकर जानवर को मारकर अपने बगीचे की रक्षा की थी। स्वयंवर वाले दिन जब सभी देशों के राजा वहाँ पर मौजूद थे, तो राजकुमारी कामाक्षी अपने हाथों में फूल माला लेकर अपने दूल्हे का चुनाव करने के लिए आती है और जब उसकी नजर अजय दीप पर पड़ती है तो वह उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व और उसकी सुंदरता देखकर उससे बहुत ही प्रभावित होती है। वह पहले ही उसकी वीरता के कारनामे सुन चुकी थी, इसलिए राजकुमारी कामाक्षी ने बिना किसी झिझक के अजय दीप को अपना वर चुन लिया और फिर अगले ही दिन दोनों का बड़ी धूमधाम से विवाह कर दिया गया। उधर करुणानगर में विजय दीप और अभय दीप महाराज के पास पहुँचे और कहने लगे, पिताजी महाराज, आज से आप और माँ हमारे कैदी हैं और आज से हम करुणानगर के नए राजा हैं। क्या बक रहे हो? जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो? मेरे एक इशारे पर मेरे सैनिक तुम्हारी गर्दन उड़ा सकते हैं। जरा हम भी तो देखें आपके सैनिक कितने स्वामी भक्त हैं। अभी लो। जयदीप ने तुरंत ही ताली बजाई और दो सैनिकों ने कक्ष में प्रवेश किया। राजा कहने लगा, सैनिकों, विजय दीप और अभय दीप को पकड़ लो। राजा जयदीप का आदेश पाकर सैनिकों ने गर्दन झुका ली। यह देखकर राजा कहने लगा, नमक हरामो, क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने तुम्हें क्या आदेश दिया है? महाराज क्षमा करें, आज से हम आपके नहीं राजा विजय दीप के सैनिक हैं। ओ, तो बात यहाँ तक बढ़ चुकी है। सैनिकों, इस बूढ़े राजा और बूढ़ी रानी को पकड़ लो और ले जाकर कारागार में बंद कर दो। तुरंत ही सैनिक राजा जयदीप और महारानी को ले जाकर कारागार में डाल देते हैं। रानी कहती है, महाराज, मुझे तो बड़ी लज्जा आ रही है जो मैंने विजय दीप और अभय दीप जैसे सांपों को अपनी कोख से जन्म दिया। महारानी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तो तकदीर का खेल है। उधर विवाह के पश्चात अजय दीप अपने सास ससुर से विदा लेकर कामाक्षी के साथ रथ में बैठकर करुणानगर की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसका रथ करुणानगर पहुंचा तो उसे प्रजावासियों ने सूचना दी कि राजकुमार, गजब हो गया, आपकी अनुपस्थिति में राजकुमार विजय दीप और अभय दीप ने महाराज व महारानी को कैद में डाल दिया है और विजय दीप स्वयं करुणानगर का राजा बन बैठा है। इस बात का अंदेशा तो मुझे पहले से ही था। चलो, मैं उन्हें देखता हूँ। कुछ देर बाद ही अजय दीप अपनी पत्नी कामाक्षी को लेकर दरबार में पहुँचा। उन दोनों को देखकर विजय दीप कहने लगा, अजय दीप, तुम राजकुमारी कामाक्षी को ब्याह कर ले ही आए। हाँ भैया, लेकिन मेरी अनुपस्थिति में तुमने पिताजी महाराज व रानी माँ को कैद में डालकर अच्छा नहीं किया, इसलिए तुम और अभय दीप दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा, तू हमें मारेगा? देखते हैं तू हमें कैसे मारता है। करुणानगर की सारी सेना अब हमारे साथ है। यह सुनकर अजय दीप ने वे चमत्कारी तलवार निकाली जो पाताल लोक के सेवकों ने उसे दी थी और
उसके एक ही वार से दोनों भाई मौत के घाट उतार दिए गए। यह देखकर दरबारियों ने जय घोष किया, राजकुमार अजयदीप अमर रहे, राजकुमार अजयदीप की जय हो। तब अजयदीप ने राजा जयदीप और महारानी को कारागार से मुक्त किया और कहने लगा, पिताजी महाराज, ये आपकी बहू कामाक्षी है। राजा जयदीप और महारानी ने कामाक्षी को आशीर्वाद दिया। उसके बाद अगले दिन ही राजा जयदीप ने अजयदीप को करुणा नगर का राजा घोषित कर दिया। राजा बनने के पश्चात अजयदीप अपने राज्य को सुचारू ढंग से चलाने लगा। यह देखकर पिताजी महाराज बहुत खुश हुए कि उनका एक पुत्र तो इतना काबिल बना कि वो अपने राज्य को संभाल सका। अब जयदीप अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू के साथ सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो इसी तरह की मजेदार कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।